बसंत का पहला दिन है। एक हिरण की खाल में फसल की सब्जियां भरकर जंगल के बीच एक खंभे पर टांगा गया है और पूरा समुदाय घुटनों पर बैठकर सूरज को धन्यवाद दे रहा है अच्छी फसल के लिए। इस नज़ारे को कॉलोनाइजर ने एक शब्द दिया था, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, और इसी डायग्नोसिस से मिटाने का लाइसेंस निकला था। 5 एपिसोड से हम उस मिटाने की मशीन को खोल रहे हैं। आज उस सफ़र का आखिरी पड़ाव और सबसे ज़रूरी सवाल, इलाज क्या है? डीकोलोनियलिटी असल में है क्या? और उतना ही ज़रूरी क्या नहीं है? नमस्ते। इंडिया दैट इज़ भारत सीरीज़ का 5वां चैप्टर, सेक्शन 1 का फाइनली। 4 एपिसोड्स में बीमारी समझी, कॉलोनियलिटी। आज समझेंगे जवाब, डीकोलोनियलिटी, इंडिजिनिटी, सब्जेक्टिविटी और रिलेशनैलिटी। 4 भारी शब्द चाय की दुकान वाली भाषा में। पहले एपिसोड की वो 4 नज़रें याद कीजिए। मॉडर्निस्ट, जो यूरोप को ही यूनिवर्सल मानती है। पोस्ट मॉडर्न, जो कल्चर के मैदान में इनकार करती है। पोस्ट कॉलोनियल, जो राजनीति में इनकार करती है लेकिन औजार यूरोप के ही इस्तेमाल करती है। और चौथी, डीकोलोनियल, जो कहती है आज़ादी के बाद भी जो चीज़ बची रह गई उस कॉलोनियलिटी की जड़ पकड़ो। आज की पूरी कहानी तीसरी और चौथी नज़र के फ़र्क की कहानी है, क्योंकि तीसरी हमारे यहाँ घर कर चुकी है और चौथी अभी दरवाजे पर खड़ी है। किताब इस चैप्टर की नींव एक लाइन में रखती है, इंसान हो या समाज, अपनी डेफिनेशन, अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक किसी बाहरी को नहीं सौंपा जा सकता। जिसने सौंप दिया उसकी सोच का केंद्र ही उसके बाहर चला गया। और सबसे बुरी हालत, जब समाज ये मानने लगे कि दूसरे की लिखी हुई हिकारत से भरी डेफिनेशन में जीना ही उसकी किस्मत है। तो पोस्ट और डी में फर्क क्या है? पोस्ट कॉलोनियलिज्म कॉलोनाइजर के बर्ताव पर सवाल उठाता है। जुल्म गलत था, लूट गलत थी, सही बात, लेकिन वो नींव नहीं खोदता। उसकी घड़ी 18वीं सदी से शुरू होती है और उसके एनालिसिस के औजार यूरोप की ही वर्कशॉप से आते हैं। डीकोलोनियलिटी घड़ी को 1492 तक पीछे ले जाती है, कोलंबस तक, जहां से ये पूरी सीरीज शुरू हुई थी। और वो पूछती है वो सवाल जो पोस्ट कभी नहीं पूछता, कॉलोनाइजर सोचता कैसे था? उसकी सोच का डीएनए क्या था? किताब इसे कहती है ओईटी, यानी उसकी बुनियादी मान्यताएं। दुनिया क्या है, ज्ञान क्या है, ईश्वर क्या है? यही तीनों मिलकर किसी भी सभ्यता की नज़र बनाते हैं। और यहाँ एक कड़वी बात है, पोस्ट कॉलोनियल सोच का गढ़ रहे हैं भारत और पैलेस्टीन, यानी हमारा ही घर। किताब कहती है पोस्ट कॉलोनियलिज्म अपने अनजाने में कॉलोनियलिटी को ही आगे बढ़ाता है। इसीलिए स्कॉलर्स मानते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक को खुद एक डीकोलोनियल इलाज की ज़रूरत है। तो डीकोलोनियलिटी का पहला मकसद क्या है? कि झानों के शब्दों में एपिस्टेमोलॉजिकल डीकोलोनाइजेशन, आसान भाषा में ज्ञान की घर वापसी। 500 साल से नॉलेज की फैक्ट्री एक ही जगह है, पश्चिम। दुनिया डेटा देती है, थ्योरी वो बनाते हैं, हम पढ़े जाते हैं, पढ़ते नहीं। मिग्नोलो और किजानो इसका इलाज कहते हैं एपिस्टेमिक रिकंस्टिट्यूशन, ज्ञान की ज्योग्राफी और बायोग्राफी को वापस उन लोगों तक ले जाना जिनकी वो कहानी है। क्योंकि अपनी कमजोरियों का इलाज वही सबसे अच्छा ढूंढ सकता है जो अपनी जमीन को अपनी नज़र से देखता हो, उधार के चश्मे से नहीं। और अब वो बात जो डीकोलोनियलिटी को हर इज़्म से अलग करती है। वॉल्श और मिग्नोलो साफ लिखते हैं, इसकी कोई एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक डेफिनेशन थोपना वही तो कॉलोनियलिटी करती थी। हर समाज को हक है कि वो अपने इतिहास से अपनी कॉलोनियलिटी पहचाने और अपना इलाज खुद लिखे। ये यूनिवर्सल नहीं, प्लूरिवर्सल सोच है, एक सूरज नहीं, अनगिनत दिए। और ये आइवरी टावर की फिलॉसफी नहीं है। उनके शब्द हैं डीकोलोनियलिटी, अ वे, एन ऑप्शन, अ स्टैंड पॉइंट, अ
अ प्रैक्टिस अ प्रैक्सिस है। और चूंकि कॉलोनियलिटी दिमाग की हालत है, एपिसोड 2 याद है ना, इसलिए सोच को चुनौती देना ही सबसे बड़ा काम है। थ्योरी ही प्रैक्सिस है, प्रैक्सिस यानी अमल, जमीन पर उतरा हुआ काम। यहाँ किताब एक तुलना करती है जो चौंका देती है। साम्राज्य तो इतिहास में बहुत हुए, जैसे रोमन साम्राज्य, क्रिश्चियनिटी के आने से पहले का यूरोप का सबसे बड़ा साम्राज्य, जिसमें सैकड़ों देवी देवताओं और संस्कृतियों वाले लोग साथ रहते थे। लेकिन प्री क्रिश्चियन रोम ने अपने राज में विविधता को जितनी जगह दी, यूरोपियन कॉलोनियलिज्म ने उतनी भी नहीं दी। फर्क कहाँ से आया? किताब का जवाब होमोजेनाइजेशन की जिद, एक सच एक रास्ता, बाकी सब गलत। ये सोच क्रिश्चियन ओईटी से कॉलोनियलिज्म में उतरी थी। इंडिजिनस नज़र इसका उल्टा है, टोटैलिटी सबकी अपनी अपनी और विविधता डिजायरेबल, कमजोरी नहीं। अब प्रैक्टिकल सवाल, करना क्या है? पहले 2 गलत रास्ते समझिए। गलती नंबर 1, यूरोसेंट्रिज्म का जवाब यूरोपियन स्टाइल नेशनलिज्म से देना। ग्रॉसफोगेल कहते हैं यही तो हो रहा है, सिविलाइज्ड क्लब में शामिल होकर साबित करना कि हम सैवेज नहीं है। ये जवाब नहीं है, यही तो इंटरनल कॉलोनियलिटी है। गलती नंबर 2, दूसरे छोर पर जाकर यूरोप की हर चीज ठुकरा देना। किताब यहाँ सावधान करती है, जो चीज़ें यूरोपियन कंट्रीब्यूशन कहलाती हैं, उनमें से कुछ असल में इंडिजिनस कल्चर से बिना क्रेडिट लिया हुआ माल है। सब ठुकराओगे तो अपना ही ठुकरा बैठोगे। तो बीच का रास्ता, एपिस्टेमिक डिसोबीडियंस, यानी पश्चिम के रूल बुक को मानने से सोची समझी शांत ना। ऑप्शंस 2 है, या तो अपनी परंपराओं से पूरा ढांचा नया गढ़ो, या कॉलोनाइजर का स्केलेटन रखकर उसमें अपनी आत्मा भरो। राइट्स ड्यूटीज स्टेट की डेफिनेशन अपने ऑन्टो एपिस्टीन से लिखो। और अब इस एपिसोड का सबसे जरूरी सीन, वो जवाब जो हर उस लेबल को पहले से काट देता है जो इस सोच पर फेंका जाता है। सुनिए ध्यान से, डीकोलोनियलिटी का पैमाना रेस नहीं है, खून नहीं है, ब्लड क्वांटम वाली अमेरिकन सोच कि कितने % खून से कौन इंडिजिनस है, डीकोलोनियल स्कूल उसे साफ ठुकराता है। पैमाना है कॉन्शियसनेस, नज़र। इसीलिए दुनिया में कॉलोनियलाइज्ड नेटिव्स भरे पड़े हैं, अपनी मिट्टी के पर उधार की नज़र वाले, और डीकोलोनियलाइज्ड नॉन नेटिव्स भी होते हैं, पराए खून के पर इंडिजिनस ज्ञान के रखवाले। कॉलोनियलिटी नस्ल के पार जाती है, तो डीकोलोनियलिटी भी नस्ल के पार जाती है। इसीलिए जीनोफोबिया और एथनो नेशनलिज्म के ठप्पे यहाँ चिपकते ही नहीं। ये नफरत का प्रोजेक्ट नहीं, नज़र की वापसी का प्रोजेक्ट है। हाँ, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से भी इसका रिश्ता नहीं, वो आइडेंटिटी की लड़ाई है, ये कॉन्शियसनेस की। एक सेकंड रुकिए, अभी जो सुना उसे अपने आसपास रख कर देखिए। कागज पर इंडिजिनस, लेकिन नज़र से पूरे कॉलोनियलाइज्ड लोग, और कभी कभी उल्टा भी। आपके सर्कल में कौन ज्यादा दिखता है? किसी का नाम मत लीजिए, बस पहचानिए। कहानी आगे बढ़ती है। किताब यहाँ एक असहज सच बोलती है, अपने और पराये की पहचान, इन ग्रुप आउट ग्रुप। इसे ना मॉडर्निटी मिटा पाई, ना लिबरलिज्म। आज भी कानून और पॉलिसी इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। विरासत किसकी, संसाधन किसके? तो किताब का तर्क सीधा है, अगर अदरिंग तल ही नहीं सकता तो बेहतर है वो लकीर खून या एथनिसिटी से नहीं, कॉन्शियसनेस से खींचे। अब देखिए ये खेल इंटरनेशनल कानून में कैसे घुसा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 1957 और 1942 में इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल्स पर कन्वेंशंस बनाई। नियत भले अच्छी हो, लेकिन डेफिनेशन में ट्राइब्स को नेशनल कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। सेटलर कॉलोनीज के लिए ये ठीक बैठता है, वहाँ सच में बाहर से आकर बसने वाले और मूल निवासी अलग है। लेकिन भारत जैसे देश पर लगाओ, जहाँ सेटलर आबादी नहीं के बराबर है, तो नतीजा उल्टा।
अपनी ही जमीन पर मेजॉरिटी को कॉलोनाइजर का किरदार मिल जाता है और समाज के अंदर एक नई दरार, इंटरनल कॉलोनियलिटी। और सबसे गहरी बात, ट्राइब, ये कैटेगरी ही कॉलोनाइजर की बनाई हुई है, दरारें डालने और कन्वर्जन के रास्ते खोलने के लिए। यानी जिन औजारों से हमें बांटा गया था, वही औजार अब इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स में रिसाइकल हो रहे हैं। सेक्शन 2 में इसका पूरा हिसाब आएगा। फिर आया 2007 यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स। 144 देशों ने हाँ कही। और विरोध में कौन खड़ा हुआ? सिर्फ 4 देश, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। गौर कीजिए, दुनिया के 4 सबसे बड़े सेटलर देश। सेटलर यानी वो मुल्क जो बाहर से आकर बसने वालों ने मूल निवासियों की जमीन पर खड़े किए। इतिहास कभी कभी खुद पर हंसता है। डिक्लेरेशन में अच्छी चीजें हैं और एक अनजाना तोहफा भी। इंडिजिनस की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं दी गई। किताब कहती है यही खिड़की है जहां से हर देश कॉलोनियल साँचे तोड़कर अपनी डेफिनेशन लिख सकता है। लेकिन एक चुप्पी बहरा कर देती है। इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स में मेजॉरिटी से तो सम्मान की उम्मीद है, मगर मिशनरी ग्रुप्स की कन्वर्जन की मुहिम से ट्राइबल समाजों को बचाने की एक भी इंटरनेशनल प्रतिबद्धता नहीं। अमेरिकास का इतिहास सामने था, फिर भी एक शब्द नहीं। और अब उस शब्द की बारी जो शायद इन सबसे ताकतवर है, डेवलपमेंट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर्टूरो एस्कोबार का काम किताब यहां सामने रखती है। आज़ादी के बाद हम पर एक लेबल चिपकाया गया, डेवलपिंग। सुनने में हार्मलेस है, असर सुनिए। इस एक शब्द ने ये भ्रम गढ़ दिया कि ये देश हमेशा से पिछड़े थे और पश्चिम हमेशा से आगे था। सदियों की लूट कहानी से गायब, और उसकी जगह एक मजाक। लूटने वाले बन गए डोनर कंट्रीज और लुटे हुए बन गए रेसिपिएंट कंट्रीज। एस्कोबार कहते हैं ये आयरनी उनसे छुपी नहीं है। और 2007 वाला डिक्लेरेशन भी डेवलपमेंट को ही यूनिवर्सल सेट मानता है, इंडिजिनस जिंदगी उसके अंदर एक छोटा सा सेफ स्पेस। किताब कहती है जब तक डेवलपमेंट खुद डीकोलोनियल फिल्टर से नहीं गुजरता, वो अकेला ही सारे समाजों को वेस्टर्नाइज्ड फ्यूचर की तरफ धकेलता रहेगा, क्योंकि सबसे पहले वो तोड़ता है प्रकृति से रिश्ता। अब समझिए किताब इंडिजिनस पीपल्स की जगह इंडिजिनिटी शब्द क्यों चुनती है। इंडिजिनस आता है लैटिन के इंडिजिनीस से, जो उस देश में जन्मा। लेकिन सिर्फ जन्म से तय करोगे तो सेटलर कॉलोनाइजर की औलाद भी इंडिजिनस कहलाएगी। और खून से तय करोगे तो एक और चीज पकड़ से छूट जाती है, कन्वर्जन। एथनिसिटी वही रहती है, खून वही रहता है, लेकिन इवेंजलाइजेशन से पूरा ओईटी फ्रेमवर्क बदल जाता है। इसीलिए फर्क साफ है। इंडिजिनस पीपल्स एक लीगल स्टेटस है कागज पर, इंडिजिनाइटी एक स्टेट ऑफ माइंड है, इंडिजिनस कॉन्शियसनेस के साथ जीना। कागज वाले बढ़ रहे हैं, जीने वाले घट रहे हैं। डीकोलोनियलिटी की फिक्र दूसरे वालों की है। अब वो सवाल जो भारत के लिए सबसे नाजुक है। लैटिन अमेरिका के स्कॉलर्स इंडिजिनिटी की घड़ी 1492 पर रोकते हैं, कोलंबस से पहले का समाज। लेकिन हमारी कहानी 1492 से शुरू नहीं होती। और यहाँ किताब वो लाइन लिखती है जिस पर आगे का पूरा सेक्शन खड़ा होगा। जिन समाजों ने यूरोप से पहले भी कॉलोनाइजिंग अग्रेशन झेली है, किताब खुद नाम लेती है मिडिल ईस्टर्न कॉलोनियलिज्म। उन्हें हक है कि वो अपनी कट ऑफ खुद तय करें। ये डीकोलोनियलिटी की अपनी लॉजिक से निकलता है, कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं। हर समाज का अपना इतिहास, अपनी लकीर। और एक जगह लेखक मिग्नोलो से भी आगे जाते हैं। मिग्नोलो कहते हैं डीकोलोनियलिटी कोई एथनिक या रिलीजियस प्रोजेक्ट नहीं है। लेखक का जवाब, क्या बनना है ये स्कॉलर्स नहीं, खुद डीकोलोनियलाइज्ड समाज तय करेंगे, चाहे वो उनके इतिहास के हिसाब से जो भी शक्ल ले। तो अब इस पूरी सीरीज का अब तक का सबसे बड़ा सवाल आपके लिए,
भारत के लिए इंडिजिनिटी की लकीर कहाँ खींचनी चाहिए? कौन सी तारीख, कौन सा दौर? कमेंट में अपनी राय दीजिए और दूसरों की राय पढ़िए भी। ये वही बहस है जो अगले सेक्शन में किताब खुद करेगी। और अब आखिरी भारी शब्द, रिलेशनैलिटी। ये तस्वीर एक सेक्रेड ग्रोव की है। देवराई, सरना, कावो, हर इलाके में इसका अपना नाम है। पीढ़ियों से ये जंगल इसलिए बचे हैं क्योंकि इन्हें काटा नहीं जाता। कॉलोनाइजर की नज़र में ज़मीन क्या थी? प्रॉपर्टी, कब्जे और एंजॉयमेंट की चीज़। एपिसोड 3 का कार्टेशियन बंटवारा याद कीजिए। उसका नेशनलिज्म भी इसीलिए टेरिटोरियल है, नक्शे की लकीरों वाला। इंडिजिनिटी की नज़र उल्टी है। इंसान प्रकृति का मालिक नहीं, हिस्सा है। रिश्ता देने लेने का है, रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशंस। इसीलिए इंडिजिनस सोसाइटीज़ खुद को ज़मीन का ओनर नहीं, सेक्रेड ज्योग्राफी का कस्टोडियन मानती हैं, रखवाले। और किताब आगाह करती है, ये मत कह देना कि दोनों को तो ज़मीन ही चाहिए। ये फॉल्स सिमेट्री है। एक के लिए ज़मीन ऑब्जेक्ट है, दूसरे के लिए रिश्ता। डीकोलोनियलिटी का दिल यही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब प्रैक्टिकल है? पूरी दुनिया तो वेस्ट के डिज़ाइन पर इंटीग्रेटेड है। ग्लोबल नॉर्थ यानी अमीर पश्चिम ऊपर और ग्लोबल साउथ यानी बाकी हम सब नीचे। इसका जवाब किताब एक पर्सपेक्टिव से देती है। इंसानी इतिहास के पैमाने पर 500 साल कुछ भी नहीं है, और आज का वेस्ट खुद वो नहीं है जो 50 साल पहले था। डीकोलोनियलिटी का लक्ष्य ना बदला लेना है, ना यूरोप को मिटाना। लक्ष्य है इंडिजिनिटीज को सांस लेने की जगह वापस दिलाना, कि वो अपनी कहानियां अपनी भाषाओं में खुद सुना सके। और यूरोपियनिज्म वो रहे, लेकिन अपनी सरहदों के अंदर, एक ऑप्शन की तरह, एक लौते सच की तरह नहीं। और रास्ता शायद प्रकृति ही खोलेगी। क्लाइमेट क्राइसिस ने कॉलोनियलिटी का बही खाता दुनिया के सामने रख दिया है, और दुनिया विकल्प ढूंढती हुई इंडिजिनस ज्ञान के दरवाजे तक आ रही है। किताब की उम्मीद यहाँ तक जाती है, शायद यूरोप भी एक दिन अपना प्री क्रिश्चियन अतीत फिर से देखे। एपिसोड 3 का इरमिनसूल याद है? किताब का आखिरी वार एक लैटिन मुहावरे पर है, पैक्स यूरोपिया, यानी यूरोप की छत्र छाया वाली विश्व शांति का दावा। जवाब, दुनिया इस छत्र छाया से पहले अंधेरे में नहीं थी, और इसके ढलने के बाद भी अंधेरे में नहीं डूबेगी। तो चलते चलते वही पहली तस्वीर, बसंत का पहला दिन, सूरज को धन्यवाद देते लोग, जिस नज़र को सुपरस्टिशन कहकर मिटाया गया था। क्लाइमेट क्राइसिस के दौर में वही नज़र दुनिया की सबसे कीमती खोज बनती जा रही है। 500 साल में पहिया घूम रहा है। और इसी के साथ सेक्शन 1 पूरा हुआ। बीमारी का नाम जाना, कॉलोनियलिटी। उसकी मशीन खोली, धर्म से, शब्दों से, स्कूल से, संविधान तक। और आज इलाज की डेफिनेशन, डीकोलोनियलिटी, नफरत नहीं, नज़र की वापसी। अगले एपिसोड से सेक्शन 2, और अब कहानी घर आती है। भारत, कॉलोनियलिटी और कॉलोनियल कॉन्शियसनेस, मिडिल ईस्टर्न कॉलोनियलिज्म वाली वो बहस, ट्राइब और कास्ट की कहानी, हमारी सिविलाइजेशन की अपनी डेफिनेशन। सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, क्योंकि असली सफ़र अब शुरू होगा।